हमारा सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या पढ़ा रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बोला मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्या चीज का? गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन का। क्या चीज के लिए? टू अचीव द गोल, टू अचीव द गोल। और वो गोल को कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अगर आपको कोई एग्जाम में पूछे व्हाट इज मैनेजमेंट, आपको 3 बातें लिख कर आनी है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दूसरों से काम करवाने का ताकि गोल अचीव हो सके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब मैनेजमेंट के अंदर और क्या क्या बातें आ जाती है? तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, मोटिवेटिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। फिर एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक नैरो टर्म है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कंट्रोलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट ओवरऑल एक्टिविटी को देखता है। मैनेजमेंट का काम है गोल सेट करना, एक्शन लेना, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये मेन फर्क है, ये ब्रॉडर है, ये नैरो है। इसका काम है गोल सेट करना, एक्शन लेना, इसका काम है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो मैनेजमेंट का नंबर 1 इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो गोल अचीवमेंट, मैनेजमेंट आपका चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है। मैनेजमेंट आपको सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट आपका एम्प्लॉइज़ का वेलफेयर देखता है। तो यही सब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट के 4 फंक्शन, एक्चुअली में 5 है, तो आप 5 का नाम याद कर लीजिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, तो 5 के नाम याद रख सकते हैं। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए तो बोलेंगे मैनेजमेंट में ऐसे क्या 2-3 चीज़ें जो प्रोफेशन में भी होती है। एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, आपको एक प्रोफेशनल लिए प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, मैनेजमेंट में भी करनी पड़ती है। यहाँ पे भी आपका एक सोशल ऑब्लिगेशन है, आप एक तरीके से सोशल सर्विस कर रहे हो। तो प्रोफेशन में आप सर्विस देते हो, मैनेजमेंट में भी आप सर्विस ही दे रहे हो। प्रोफेशन का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होता है, मैनेजमेंट का भी MBA होता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन से मिलता जुलता है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? बोलेंगे हाँ मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि आर्ट्स में भी आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, मैनेजमेंट में भी करनी पड़ती है। आर्ट्स में भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। आर्ट्स में भी अलग अलग आदमी का अलग अलग वे होता है काम करने का, मैनेजमेंट में भी अलग अलग वे होता है एक आदमी की एप्लीकेशन करने का। तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। सिमिलरली मैनेजमेंट क्या साइंस है? हाँ, साइंस में प्रॉपर पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट में भी होती है। साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मैनेजमेंट में भी होता है। साइंस में आपका यूनिवर्सलिटी होता है, मतलब साइंस हर जगह एप्लीकेबल है, मैनेजमेंट भी हर जगह एप्लीकेबल है। आर्ट्स में भी एक बात और बोल सकता था, आर्ट्स में आपका क्रिएटिविटी होता है, मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी होता है। आर्ट्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, प्रोफेशन है, लेकिन साइंस एग्जैक्ट नहीं है। साइंस में एकदम सब कुछ टू द पॉइंट होता है, बट मैनेजमेंट में वैसा नहीं होता। तो मैनेजमेंट आर्ट तो है, लेकिन मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं। वाई इज मैनेजमेंट यूनिवर्सल? मैनेजमेंट को यूनिवर्सल को कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट आपको टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। मैनेजमेंट आपका इंडिया में हो या फॉरेन में हो, सब जगह मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट आपका घर में काम हो या ऑफिस में काम हो, पढ़ाई हो, सब जगह आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल सब जगह एप्लीकेबल है। पॉटस्कोप क्या है? तो पॉटस्कोप वही आपके मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। पॉटस्कोप क्या है? मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसी का शॉर्ट फॉर्म है। P फॉर प्लानिंग,
O for organizing, D for directing, S for staffing, C O for coordinating, R for reporting and B for budgeting. ये पुराने जब पहले ट्रेडिशनल मेथड में बहुत ज़्यादा पॉट्सको वर्ड का यूज होता था, तो मेन तो मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है वो तो यहाँ आ ही गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। एक आ गया कोऑर्डिनेटिंग सीओ से, आर से आ गया रिपोर्टिंग और बी से आ गया बजटिंग। बजटिंग को ही आप कंट्रोलिंग बोल सकते हो, बजटिंग को ही आप कंट्रोलिंग का पार्ट बोल सकते हो। अब आपको बोला यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल बोलो आप बेटर रहेगा, लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी या लोअर लेवल। इसको ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। टॉप लेवल में कौन कौन आएंगे, कंपनी के सीईओ, सीएफओ, एमडी, और मिडिल लेवल में सारे लेवल के मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। जबकि लोअर लेवल में आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, ये सब आ गए आपके लोअर लेवल। फिर एक क्वेश्चन है 2 मैनेजरियल टास्क, 2 मैनेजमेंट के काम बताइए। तो उनका काम है परफॉर्मेंस करना और चीज़ों को प्रोजेक्ट करना यानी कंट्रोलिंग करना। व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैनेजमेंट का सोसाइटी के लिए क्या काम है सर, फेयर ट्रीटमेंट टू, मैनेजमेंट का सोसाइटी के लिए क्या काम है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आप 4-5 बातें लिख सकते हो, सही प्रोडक्ट देना रीजनेबल प्राइस पे, मेल प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, टैक्सेस टाइमली पेमेंट करना, ये सब बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम अप्रोच इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, मतलब मैनेजमेंट में ऐसे हैज़र्ड काम नहीं होते, एक क्रोनोलॉजी होती है, लेवल होते हैं, टॉप टू मिडिल, लोअर। उसके बाद में मैनेजमेंट सब कुछ इंटरकनेक्टेड होकर काम करता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से मिल के काम करेगा, आइसोलेशन में काम नहीं होते मैनेजमेंट में। इसीलिए हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक सिस्टम अप्रोच है। एक क्वेश्चन हमारा था नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक तरीके से यहाँ पे आप फीचर पढ़ सकते हैं, इसको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस है उसका एक। मैनेजमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करता है, अकेले में मैनेजमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी लगती है। ये हो गया उसका फीचर। वैसे आपको पूछा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, तो आप बिजनेस में जितने डिपार्टमेंट के नाम जान सकते हो वही है सारे मैनेजमेंट के स्कोप। तो फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट होता है, एचआर, ऑफिस मैनेजमेंट होता है यानी डे टू डे ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस डिस्कस। तो ये हेनरी फेयल ने कहा था मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब करना। तो बोला मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये समझाओ। तो मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटी मैनेजमेंट एक्चुअली में डे टू डे कंट्रोलिंग संभालते हैं, डे टू डे प्लानिंग को संभालते हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो रेगुलरली चलता है। मैनेजमेंट का काम है चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये रेगुलरली चलता रहता है। देखो ये प्रोसेस का कहानी समझाने का तरीका कि मैनेजमेंट में प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, गोल अचीवमेंट होगा, फिर दोबारा प्लानिंग होगा, ये चलता रहेगा एक सर्कल की तरह। दैट इज हाउ वी कैन से मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। अगेन वही रिपीट क्वेश्चन है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशनलिज्म है। हमने कहा था मैनेजमेंट एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट प्रोफेशन में ना कुछ एक बातें ऐसी है जो मैनेजमेंट में नहीं हो सकती। जैसे हर कोई लॉयर डॉक्टर नहीं हो सकता, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। आप मैनेजर बन सकते हो, आप एमबीए नहीं है फिर भी आप मैनेजर अभी बन सकते हो। मैनेजमेंट में एग्जैक्ट प्रोफेशन में एग्जैक्ट स्पेसिफाइड नॉलेज बॉडी है, मैनेजमेंट में एग्जैक्ट स्पेसिफाइड नॉलेज है नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। प्रोफेशनल में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, हर प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, हाउ टू बिहेव। मैनेजमेंट में एग्जैक्टली वो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या सॉरी आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल काउंसिल का मेंबर होना पड़ेगा। अगर आपको सीए बनना है तो आपको ICAI का मेंबर होना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में ऐसा नहीं है।
अभी तक सॉरी मैनेजमेंट में वैसा नहीं है। एग्जैक्ट आपको एमबीए का कोई एसोसिएशन का मैनेजमेंट होना जरूरी नहीं है, मेंबर होना जरूरी नहीं है, सॉरी। तो पॉइंट इज कि मैनेजमेंट प्रोफेशनलिज्म है लेकिन एग्जैक्ट नहीं, तो वही बातें लिखी है। मैनेजमेंट इज मीन टू अचीव द प्री डिटरमाइंड एंड्स। डिस्कस। मैनेजमेंट का मेन गोल, मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट एक तरीका है, मीन्स माने एक वे, एक तरीका, टू अचीव द प्री डिटरमाइंड एंड्स, एंड्स माने गोल। तो यानी यहाँ पे आपको एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट का फीचर्स ही पूछा है या ऑब्जेक्टिव्स ही पूछा है। मैनेजमेंट गोल को अचीव करने का एक तरीका है, एक वे है, पाथ है, बिल्कुल है। तो बोलोगे मैनेजमेंट का मेन फीचर ही है गोल ओरिएंटेशन। मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना ताकि गोल अचीव हो सके, एंड्स यानी गोल अचीव हो सके। मैनेजमेंट रिसोर्सेज का बंटवारा करता है ताकि टारगेट पूरे हो सके। मैनेजमेंट चीज़ों को कंट्रोल करता है ताकि देख सके जो चाहते हैं वो अचीव हो रहा है कि नहीं। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करता है। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि हम लोग अब तक एक्चुअली में कहाँ तक पहुँचे। मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को फ्लेक्सिबल करता है ताकि गोल अचीव हो सके। तो वी कैन से ये सब फीचर्स के कारण मैनेजमेंट गोल अचीव करने का एक तरीका है। अब बोला अगेन वही क्वेश्चन, मेन फीचर्स बताओ। तो देखो ऊपर जो कहा था गोल ओरिएंटेशन है, डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। हमने जो फीचर्स पढ़े थे वो भी लिख सकते हैं। परवेसिव है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, ये सब आप फीचर्स में लिख सकते हैं। Elaborate या elucidate the importance of the present day context. Explain the social, economic and cultural significance of management. तो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बताना है, मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा है। तो सर सबसे बड़ा फ़ायदा है मैनेजमेंट अगर प्रॉपर हो तो आपका रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ होगा, आप अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कर पाएंगे आपका मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होगा तो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डायनेमिक्स रख पाएंगे, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन को आप जब चाहे तब चेंज कर पाएंगे उसके प्रोसेस को अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो। आप नया नया इनोवेशन ला पाएंगे अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो। आप अपने एम्प्लॉयज़ का, अपनी सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर पाएंगे अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो। आप बिजनेस प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व आउट कर पाएंगे अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो मैनेजमेंट होने के क्या फ़ायदे हैं? आप बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में सेटअप कर पाओगे, आप इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ला पाओगे, तो मैनेजमेंट होने से ये सब फायदे। मैनेजमेंट विद बोथ साइंस एंड आर्ट, हम लोग पढ़ चुके हैं ये ऊपर। मैनेजमेंट साइंस कैसी है तो तीन बातें लिख के आओगे। साइंस में भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन है, मैनेजमेंट में भी होता है। साइंस भी यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल है। साइंस में आपके सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मैनेजमेंट में भी होती है। लेकिन मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस में सब कुछ एग्जैक्ट चाहिए, मैनेजमेंट में सब कुछ एग्जैक्ट नहीं होता, मैनेजमेंट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। वैसे ही पूछा मैनेजमेंट आर्ट कैसी है तो बोलोगे आर्ट में भी प्रॉपर पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट में भी होती है। आर्ट थ्योरेटिकल है, मैनेजमेंट भी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट में थ्योरी पढ़ते हैं। आर्ट्स में आपके एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सॉरी आर्ट्स में आपको क्रिएटिविटी एंड क्या बोलते हैं, आर्ट्स में आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो मैनेजमेंट में भी आपको क्रिएटिविटी चाहिए। आर्ट्स में प्रैक्टिस लगती है रेगुलर, मैनेजमेंट में भी आपको प्रैक्टिस लगती है। आर्ट्स में आपके हर आदमी के सोचने का, काम करने का तरीका अलग होगा। एक दो सिंगर हैं तो दोनों अलग अलग वे में गाना गाएंगे, दोनों की आवाज़, स्टाइल सब कुछ अलग होगा। वैसे मैनेजमेंट में भी होता है। तो मैनेजमेंट में और आर्ट्स में क्या क्या फीचर कॉमन है हमने बताया। लास्ट में क्या होगा, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है लेकिन मैनेजमेंट एग्जैक्ट आर्ट है। डिस्कस द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल। आपको यहाँ पूछा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताइए अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल थे? फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे। नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क। फ्योल ने कहा था ये प्रिंसिपल्स ना जनरल गाइडलाइंस है। हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए तो उसको जनरल गाइडलाइंस बोला जाता है, मतलब आपको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करने हैं बट आप करो तो कंपनी के लिए बेटर हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो। तो पहला फीचर क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट में काम का बंटवारा होता है। अगर आप अपने कंपनी में क्या करते हो, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाओगे और राइट मैन एट राइट वर्क रखोगे, सही आदमी को उसके हिसाब से उसका सही काम दोगे, उसके पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से आप उसको काम दोगे और काम को बंटवारा करोगे, एक ही आदमी को सारा काम नहीं देंगे। नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट में कहा जाता है कि पावर और जिम्मेदारी दोनों का बंटवारा। पावर माने अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम को पूरा करने का जिम्मेदारी, करवाने का जिम्मेदारी, ये दोनों एक साथ होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ अथॉरिटी दूं और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूं तो कोई फायदा नहीं। सिमिलरली मैं आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं और अथॉरिटी नहीं दूं तो कोई फायदा नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज कैसे बिहेव करेंगे, उनका काम का आउटलुक कैसा होगा, सोच कैसी होगी, ये सब प्रॉपर डिसिप्लिन होनी चाहिए। टाइमली आए, टाइमली जाए, टाइमली ब्रेक लें। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉयज को एक जगह से ऑर्डर पास होना चाहिए। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को 4 लोग आके अलग अलग काम बता के जा रहे हैं, 4 मैनेजर अलग अलग वे में मैनेज कर रहे हैं, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक आदमी एडवाइस करे, एक आदमी उनसे डील करे, एक आदमी उनको संभाले। मतलब आपका एक जगह से ऑर्डर पास होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब आपका गोल एक होना चाहिए। मैनेजर अलग वे में सोच रहा है, उसका अलग टारगेट है, टॉप लेवल का अलग टारगेट है, लेबर लोग का अलग ही टारगेट है, तो काम नहीं होगा। गोल हमेशा एक होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबको अपना अपना जनरल इंटरेस्ट यानी पर्सनल फायदा नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखिए, आपका अपनी आप ही बेनिफिट हो जाएगा। रेमुनरेशन ऑफ पर्सोनल। मैनेजमेंट को चाहिए कि स्टाफ को फेयर रेमुनरेशन दे, उसकी मेहनत के हिसाब से उसको रीजनेबल रेमुनरेशन दे, उसको प्रॉपर रिवॉर्ड दे। सेंट्रलाइजेशन, इसको एक्चुअली में ऐसे पढ़ना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल करेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो अलग अलग लेवल के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। जैसे एक ब्रांच में सीनियर अकाउंटेंट कौन होगा या ब्रांच कहाँ खोली जाएगी, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है। बट ब्रांच में जूनियर अकाउंटेंट कौन होगा, सेल्समैन कौन होगा, ब्रांच में पियोन कौन होगा, छोटे मोटे डिसीजन जो है या एक लेवल ऑफ डिसीजन जो है वो ब्रांच के ऊपर छोड़ देने चाहिए कि वो ब्रांच खुद डिसाइड करेगा। स्केलर चेन, एक चेन में काम होना चाहिए, एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए काम में। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप डायरेक्ट जाके क्लासरूम में प्रिंसिपल को, क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुई, आप डायरेक्ट जाके स्कूल के चेयरमैन या प्रिंसिपल को कंप्लेन कर रहे हैं। आपको अपने सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर को बोलना चाहिए। उनसे नहीं हैंडल होगा तो कोऑर्डिनेटर्स को बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर से नहीं हैंडल होगा तो बात प्रिंसिपल मैम तक जाएगी या सर तक जाएगी, वहाँ नहीं हैंडल होगा तो बात चेयरमैन तक जाएगी। यानी चेन में काम होना चाहिए। सिमिलरली चेयरमैन डायरेक्ट आके क्लासरूम में नहीं बोलेंगे ना कि स्टूडेंट लोग को ये करना और ये नहीं करना, वो प्रिंसिपल को बताएंगे, प्रिंसिपल टीचर्स को, टीचर स्टूडेंट्स को। एक चेन में काम होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सब चीजों का और सब लोगों का, एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन हैज अ प्रॉपर प्लेस। सब अपनी जगह पे होना चाहिए। चीजें अगर अस्त व्यस्त तो यहाँ वहाँ बिखरी बिखरी हो तो काम नहीं होता। तो हर चीज और हर इंसान का प्रॉपर प्लेस होता है। जैसे प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रूम में बैठना चाहिए, टीचर्स को स्टाफ रूम में और स्टूडेंट को क्लासरूम में। जो चीज जहाँ होनी चाहिए, जो लोग जहाँ होनी चाहिए वही होनी चाहिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। इक्विटी यानी लोगों के साथ इक्विटेबल बिहेवियर करो, जस्टिस होना चाहिए, आप किसी के साथ भेदभाव मत करो, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल मतलब स्टाफ का टेन्योर एकदम स्टेबल है। बार बार एम्प्लॉइज अगर जॉब छोड़ के जा रहे हैं ना, हर बार छोड़ के जा रहे हैं फिर नए आ रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए। तो आपको आपके मैनेजमेंट को ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए कि आपके स्टाफ लंबे टिके, जल्दी से छोड़ के नहीं जाए। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या बोलता है कि आपके स्टाफ को भी आप मौका दो कि वो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले। उनसे भी पूछो कि आगे हमको क्या करना चाहिए। उनको भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। स्पिरिट डिकॉप यानी टीम स्पिरिट, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। एम्प्लॉयज में, मैनेजमेंट में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए, तभी काम बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी वो स्ट्रेटेजी, विजन बनाने और ये सब का काम देखेगा, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा कामों का वो देखेगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी डे टू डे काम ठीक से हो रहा है कि नहीं उस पर देखेगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फंड को मैनेजमेंट में देखेगा। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग वगैरह देखेगा। चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर ये देखेगा कि नई मशीनों की ज़रूरत है क्या, अभी जो मशीन है टेक्नोलॉजी है वो ठीक है क्या। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मतलब कंपनी की या जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मैनेजमेंट देखेगा वो।
चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर यानी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करेंगे ये। चीफ लीगल ऑफिसर यानी लीगल केस को मैनेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे है, मेन फंक्शन क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट का क्या क्या काम होगा। वो लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देखते हैं यानी ओवरऑल गवर्नेंस को देखते हैं, वो रिसोर्सेज के बंटवारे को देखते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, वो रिस्क को मैनेजमेंट करते हैं, वो स्टेक होल्डर को संभालते हैं मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को, वो लीडरशिप और कम्युनिकेशन को संभालते हैं। ये सब उनका काम होता है टॉप मैनेजमेंट वालों का। ये था आपका चैप्टर 1। चैप्टर 2 आ रहा है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट क्या बोल रहा है, अलग अलग मैनेजमेंट के थॉट के अलग अलग स्कूल्स है। स्कूल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने मैनेजमेंट के थॉट के प्रोसेस को समझाया है, उन्हीं को बोला गया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट जनरली। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन पूछता है राइट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। वही वो है जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे अपने को, वही बताया था कि मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मेंशन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल, तो अभी ऊपर पढ़ा है हमने 14 प्रिंसिपल्स। तो यहाँ बताया 4 डिवीजन ऑफ लेबर, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पिरिट डिकॉप। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है सर, हेनरी फ्यूल ने जो दिया था वो था जनरल मैनेजमेंट। एक और राइटर थे मिस्टर टेलर, उन्होंने जो फंक्शन दिया उसको कहा गया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। उन्होंने टेक्निक्स और प्रिंसिपल 2 चीज दी थी JW टेलर ने, तो उसको बोला गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लॉजिकल वे में बात करने की सजेशन दी थी, ज़्यादा लॉजिक्स, ज़्यादा साइंटिफिक वे में सोचने की बात की थी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का 2 फीचर्स क्या है, एक तो उन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच की बात की कि कोई चीज़ में एक सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा उनका बात था कि एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान दो। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, काम एफिशिएंटली होना चाहिए। मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन थ्योरी ऑफ टेलर एंड फ्यूल। तो ये टेलर का जो प्रिंसिपल था वो स्पेशलाइज्ड था, साइंटिफिक था ना, जबकि फ्यूल का यूनिवर्सल था, हर जगह एप्लीकेबल, जनरल। टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का फादर हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। एक और राइटर थे हॉथॉर्न, उनका इफेक्ट, तो मेनो इज नोन एज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिलेशन अप्रोच एंड नोन एज हिज रिसर्च इंक्लूडिंग हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। मेनो बोल के एक राइटर थे, वो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच के ऊपर, ह्यूमन रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी, जिसको नाम दिया गया था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। द रिसर्च ही कंडक्टेड अंडर द हॉथॉर्न स्टडीज ऑफ द 1930 शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप ऑफ अफेक्टिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल वर्क। लोगों का बिहेवियर कैसे काम पे इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी। एक और मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है जिसका नाम है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये मैक्स वेबर का थ्योरी था, जिनके थ्योरी का नाम है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ही थॉट अथॉरिटी शुड बी समथिंग दैट वाज पार्ट ऑफ द पर्सनल जॉब एंड पास फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एज वन पर्सन लेफ्ट द अनदर टू पावर। उनका मानना था कि अथॉरिटी काम का पार्ट होना चाहिए, पावर काम का पार्ट होना चाहिए, और एक आदमी जॉब छोड़ के जाए, दूसरा आए तो उसको पावर ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब मैं अगर जॉब छोड़ूं, मेरी जगह आप आओ, तो अब मेरे को जो पावर थे वो आपको मिलने चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी पे चलना चाहिए, मतलब कोई एक आदमी सब कुछ कंट्रोल नहीं करे, ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए, चीज़ों का बंटवारा प्रॉपर वे में होना चाहिए, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो मैक्स वेबर की थ्योरी की 2 लिमिटेशंस क्या थी? ही इग्नोर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो सब कुछ फॉर्मल चाहते थे। मैक्स वेबर का जो थ्योरी था ब्यूरोक्रेटिक, वहाँ पे सब कुछ फॉर्मल ही होगा, कुछ भी इनफॉर्मल नहीं होगा, तो उसको इन्होंने इग्नोर किया। एंड डू नॉट कंसिडर साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजर। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैनेजर पावर को देख के काम करता होगा। मैनेजर अच्छा काम करेगा, उसको पावर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। ये उनकी सोच गलत थी, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी सिर्फ पावर के कारण पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। कई बार उसके घर में परेशानी चल रही है, सोसाइटी की परेशानियां चल रही है, उससे भी परेशान होकर वो नेगेटिव होता है। व्हाट इज साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट? तो टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी दी थी 19th एंड 20th सेंचुरी में। उन्होंने साइंटिफिक वे में सोचने का बात किया था कि ज़्यादा एफिशिएंसी पे ध्यान दो, साइंटिफिक वे में नहीं, लॉजिकल वे में चीज़ों को सोचो।
व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मेयो इन मैनेजमेंट थॉट? अभी ऊपर पढ़ा था हमने मेयोस थ्योरी, हेथरोन थ्योरी जो पढ़ा था। तो एल्टन मेयो कौन है? एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है मैनेजमेंट के थॉट स्कूल्स के 1920s और 30s में। उनका नाम था मेयो, उन्होंने थ्योरी दी थी हेथरोन थ्योरी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो अभी पढ़ा था प्रोफेसर विंस्लो F.W. टेलर। F.W. टेलर आप याद रखो बहुत। स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ F.W. टेलर इवोल्यूशन इन मैनेजमेंट थॉट। तो उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने टाइम स्टडी पे फोकस किया था कि काम को कितनी देर में खत्म होना चाहिए, कितना ब्रेक होना चाहिए। मोशन स्टडी यानी लेबर अगर फालतू के मूवमेंट्स में उनका टाइम और एनर्जी खराब हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, ये सब उनकी टेक्निक्स थी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, आपको काम का एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए और फिर कंपेयर करना चाहिए कि उस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। पीस रेट सिस्टम, आप लेबर को पर पीस, ये बहुत बड़ा उनका इवोल्यूशन था। पहले आवर के हिसाब से सैलरी पेमेंट होता था, कितने घंटे आपने काम किए। अब इनकी थ्योरी थी कि लेबर को पर पीस रेट सिस्टम दो, तो जितना देर काम, जितना प्रोडक्शन किया उतने प्रोडक्शन के हिसाब से उसको पेमेंट करो ताकि वो ज़्यादा आउटपुट करे। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक डिपार्टमेंट बनाओ जो सिर्फ डिसीजन प्लानिंग करेगा और एक डिपार्टमेंट बनाओ जो एग्जीक्यूट करेगा। ये सब उनकी टेक्निक्स हमने क्लास 12 में पढ़ी है। उन्होंने कहा एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ, उनका फोकस उस पर था। ये थे जगत टेलर। यहाँ पे टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल का एडवांटेजेस पूछे तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ रहा है। आप परफॉर्मेंस दे रहे हो उनके पेमेंट के हिसाब से, पेमेंट दे रहे हो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो लेबर ज़्यादा भी काम करेगा ताकि ज़्यादा पे मिले। काम का एक स्टैंडर्ड सेट होगा तो कंपनी को कंपैरिजन करने में इजी मिलेगा। मैनेजमेंट का कंट्रोल बेटर होगा और वर्किंग कंडीशन और अच्छी होगी। तो ये सब इसका एडवांटेज है। साइंटिफिक थ्योरी की डिसएडवांटेजेस क्या है? तो ये ह्यूमन नीड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इनका बात कर रहे हैं, ह्यूमन नीड को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। काम अगर मोनोटोनस हो तो भी आदमी खराब बोर हो जाता है, धीरे धीरे काम खराब करने लगता है। वर्कर अगर डिसकनेक्टेड फील करे, घर में प्रॉब्लम चल रही है, उसको इग्नोर किया गया। ओवर सिंप्लीफाइंग व्यू ऑफ वर्कर, द थ्योरी अज्यूम वर्कर वेर प्रिलिमिनरी मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक गेन, नेग्लेक्टेड देयर डिजायर। सिर्फ वर्कर को पैसा मिलेगा तो खुश रहेगा, इसी पे फोकस था। पर पीस वेजेस मिलने का मतलब क्या हुआ कि जितना बनाएगा उतना पे। 100 पीस बनाओ तो 100 × 5 करके 500 रुपये ले जाओ। लेकिन इसमें लोग वर्कर की ऑटोनॉमी यानी उसका इंडिपेंडेंस को इग्नोर किया। काम का मीनिंगफुल होना मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क को इग्नोर किया गया। इसका एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है, सब जगह साइंटिफिक थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। एथिकल कंसर्न है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा ताकि ज़्यादा काम करे, ज़्यादा पैसा लेने हैं तो एक्सप्लॉइटेशन को इग्नोर कर रहा है। प्रैक्टिकल चैलेंजेस है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं कुछ काम, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जल्दी जल्दी प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करवा सकते। तो ये सब चीज़ों को इग्नोर किया गया। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेथरोन एक्सपेरिमेंट इन मॉडर्न मैनेजमेंट। तो हेथरोन एक्सपेरिमेंट क्या था? 1920s 1930s में हुआ था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हेथरोन वर्क, यहाँ पे ये कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पर ये प्रिंसिपल डेराइव हुआ था। हर सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न मैनेजमेंट के लिए। हेथरोन ने क्या क्या बातें की? हेथरोन बोला ह्यूमन फैक्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। पहले क्या होता था, सिर्फ एफिशिएंसी प्रोडक्शन इन्हीं का बात होता था, बट हेथरोन का तो क्या था, ह्यूमन बिहेवियर को सोचिए, यानी ह्यूमन फैक्टर को भी उसने इवॉल्व किया। हेथरोन इफेक्ट का इंट्रोडक्शन से क्या फ़ायदा हुआ कि एम्प्लॉयज़ कैसे बिहेव करेंगे जब उनका बॉस उनको देखता है, तो जब उनका बॉस नज़र नहीं रखता तो कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ों पर उसने फोकस किया। उसने एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप के बारे में बात की कि मैनेजर को अपने कलीग के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, सिर्फ काम वाइज ही फोकस नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन, ज़्यादा बातचीत हो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ज़्यादा लेबर लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले ताकि वो लोग और पॉजिटिव हो काम को लेकर। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को उन्होंने फाउंडेशन दिया। इसके बाद से कंपनियों में HR मैनेजमेंट और ये सब स्टार्ट हुआ। उन्होंने साइकोलॉजिकल, सोशल, इसके बारे में बातचीत की, सिर्फ प्रोडक्शन और एफिशिएंसी की बातचीत नहीं की। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन इन मेयोज फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मेयो का था हेथरोन थ्योरी, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, जो ऊपर पड़ा वही आंसर है। उन्होंने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को आगे लेकर आया,
नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड के बारे में बातचीत की, सिर्फ पैसे से एम्प्लॉय को खुश मत करो, नॉन इकोनॉमिक यानी नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी दो, उनको रिस्पेक्ट देना, उनके काम की तारीफ करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाना। इनफॉर्मल ग्रुप पे भी बहुत फोकस किया कि लेबर लोग को टाइम टू टाइम एक दूसरे से मिलना हो, खेलना कूदना, बातचीत करना, सोशल गैदरिंग। सोशल नीड पे फोकस किया कि सोसाइटी का क्या जरूरत है वो पूरा कीजिए। HR प्रैक्टिसेस का नया थ्योरी लेकर आए कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होना चाहिए कंपनीज में। नेक्स्ट, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी पार्कर फॉलेट टू द बिहेवियर स्कूल ऑफ द मैनेजमेंट। एक और राइटर थे मैरी पार्कर फॉलेट, उन्होंने भी बिहेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी बातचीत की। पायनियर पावर डायनेमिक एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पावर को डायनेमिक होना चाहिए, सारा पावर एक ही जगह हो ये गलत है। पुराने जमाने में क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल व्यू में सारा पावर टॉप मैनेजमेंट के पास होता था और टॉप टू डाउन ही आता था, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता था पावर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पावर ओवर एंड पावर विथ, दिस इज अ ट्रेडिशनल व्यू। पावर ओवर ट्रेडिशनल व्यू था क्या कि सारा पावर टॉप के हाथ में हो, लेकिन पावर विथ मतलब मिल के काम करने पे फोकस किया कि सबको पावर का बंटवारा होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोलैबोरेट करो, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले और नीचे वालों को चुपचाप वो मानना पड़े तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मिल बैठ के बात करके प्लानिंग बनाओ, मतलब टॉप वालों को लोअर वालों के साथ मिल बैठ के प्लानिंग करना चाहिए। ग्रुप डायनामिक्स होने चाहिए, मतलब ग्रुप में काम होना चाहिए। इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के काम करो, कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे के साथ सब डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयज को भी पार्टिसिपेट कराओ मैनेजमेंट में, ये सब बातों पे इनका फोकस था। मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ एडवर्ड टेलर एंड हेनरी फ्योल, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिए। हेनरी फ्योल का, टेलर का कंसेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट था, जबकि फ्योल का 5 एलिमेंट के ऊपर फोकस था, इनका जनरल प्रिंसिपल था। टेलर का फोकस था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के ऊपर या फिर एफिशिएंसी के ऊपर, जबकि फ्योल का फोकस था फंक्शंस के ऊपर। टेलर का कंसेप्ट कंट्रीब्यूशन ऑन नैरो एंड माइक्रो था, जबकि इनका ओवरऑल यानी वाइडर और मैक्रो था फ्योल का। टेलर्स एम्फेसिस द साइंटिफिक मेथड, जबकि ये बात की स्किल एंड एफिशिएंसी का। टेलर इन्वॉल्व मीन्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, वो एफिशिएंसी को बढ़ाने पे बात कर रहे थे, जबकि इनका यूनिवर्सल फोकस था कि सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बाकी टॉपिक पे भी बातचीत हो। डिफरेंस बहुत है। टेलर का स्पेशलाइज सिचुएशन में काम करेगा केवल, जबकि फ्योल का जनरल प्रिंसिपल यानी यूनिवर्सली काम करेगा। फिर आपको वही बोला साइंटिफिक प्रिंसिपल के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे, तो टेलर ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए थे। पहला था रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब माने रूल ऑफ थंब क्या होता है, इंट्यूजन पे काम करना, जो मन में आया वो डिसीजन लिए। लेकिन यहां बोला जा रहा है नहीं, साइंटिफिक वे में सोचो, लॉजिकली सोचो, रूल ऑफ थंब फॉलो मत करो। लॉजिकली सोचो कि इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तब डिसीजन लो। साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर को जब चूज करते हो, जब उनको ट्रेनिंग देते हो, जब उनका डेवलपमेंट करते हो, तब साइंटिफिक वे में करो। सही आदमी को सही काम दो, तुम देखो कि इसमें कैपेबिलिटी है, उसी को वो काम में आगे लेके जाओ। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को आपस में डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, मिल के काम करो। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम का प्रॉपर बंटवारा करो। मेंटल रिवोल्यूशन, अपने एम्प्लॉयज का पॉजिटिव बिहेवियर बनाने का कोशिश करो। मैनेजमेंट का ड्यूटी बनता है कि स्टाफ पॉजिटिव रहे। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, हमेशा देखो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ग्रोथ हो। आपस में कोऑपरेशन रखो, इंडिविजुअल अकेला अकेला मत सोचो, सिर्फ अपना अपना फायदा मत सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल कंट्रीब्यूटेड द फंडामेंटल्स इन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, या डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्योल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्योल ने क्या क्या दिया मैनेजमेंट को? फ्योल ने वो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई किए। फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। फ्योल ने बताया कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सलिटी है, मैनेजमेंट पूरे दुनिया में एप्लीकेबल है। फ्योल ने बताया कि
कुछ जगह मैनेजमेंट का स्कोप लिमिटेड है और कुछ जगह बहुत ब्रॉडर स्कोप है। फेयल ने बताया कि सॉरी ये गलती हो गई, फेयल ने दो चीज़ों को मिस आउट किया। फेयल ने लिमिटेड स्कोप बताया मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट और बड़ा और डायनेमिक हो सकता है, और फेयल ने साइंटिफिक अप्रोच नहीं पकड़ा जो टेलर ने पकड़ा था। नेक्स्ट है चैप्टर 3 प्लानिंग। प्लानिंग चैप्टर क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू एंड हु विल डू इट। तो फ्यूचर सोचना, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट एंड व्हेन टू बी डन। प्लानिंग प्रेमाइसेस का मतलब क्या, प्रेमाइसेस मतलब एजम्पशंस, प्रेमाइसेस मतलब एजम्पशंस, माने क्या चीज का एजम्पशन, कि हम लोगों को क्या क्या चीज लग सकता है एक काम को चलाने में। ये एज्यूम करना, बैकग्राउंड सोचना कि हमको क्या क्या चीज, क्या क्या इवेंट करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, कैसे इवेंट शेप अप होंगे बिजनेस के, ये सब का प्लानिंग प्रेमाइसेस बोलते हैं। नेम द मेजर प्लानिंग प्रेमाइसेस, क्या क्या चीज मेजर होती है इसमें, तो मार्केट कंडीशन कैसा हो सकता है, इकोनॉमिकल ट्रेंड कैसा चल सकता है, टेक्नोलॉजी आगे फ्यूचर में कैसी और एडवांस हो सकती है, ये सब के बारे में सोचने को बोलते हैं प्लानिंग प्रेमाइसेस। एक क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या आएगा, तो प्लानिंग के 8 एलिमेंट्स है, प्लानिंग के 8 एलिमेंट्स है, जिसको टाइप्स भी बोलते हो आप। क्या क्या है, पॉलिसीज के बारे में सोचना, प्रोसीड्योर के बारे में सोचना, रूल्स के बारे में सोचना, मेथड्स के बारे में सोचना, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम एंड बजट। ये 8 टाइप ऑफ प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। सर प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप, आपको अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा। सेकेंड है उसके हिसाब से अपना गोल या टारगेट सेट करना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। अब आपको प्लानिंग प्रेमाइसेस यानी उसमें क्या क्या लग सकता है, मार्केट कंडीशन कैसा होगा, एजम्पशंस बनाने पड़ेंगे। उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव रास्ते अवेलेबल है, क्या क्या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है। अब उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करना, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोचना, अब उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना, उसके लिए आगे का प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग रेडी करना और उसको इम्प्लीमेंट करके फॉलो अप करना। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डेरिवेटिव प्लानिंग। डेरिवेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच डेराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अदर थिंग, कोई चीज जो दूसरे चीजों से अपना वैल्यू डेराइव करे, इसीलिए इसको डेरिवेटिव प्लानिंग बोलते हैं या सेकेंडरी प्लानिंग बोलते हैं। तो डेरिवेटिव प्लान आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बेसिक और ओवरऑल प्लान। ओवरऑल प्लान के हिसाब से जो प्लान बने उनको बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान। जैसे एक एग्जांपल, एंटरप्राइज डिसाइड टू प्रोड्यूस पैसेंजर कार यूजिंग जापानीज टेक्नोलॉजी, इट मस्ट ड्रॉ डेरिवेटिव प्लान फॉर द क्या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना है, कहाँ पे प्लांट सेटअप करना है। तो मेन प्लान क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल गाड़ी रेडी करना। अब उसके लिए क्या क्या लगेगा, उसका प्लानिंग को बोलते हैं डेरिवेटिव प्लानिंग या सेकेंडरी प्लानिंग। अब यहाँ बोला हम लोगों ने 8 एलिमेंट पढ़ा था, उनमें से एक एलिमेंट है पॉलिसी। तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अ पॉलिसी कैन बी कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ प्लान। जब हम लोग प्लान का एक कंसेप्ट बनाते हैं, ओवरऑल कंसेप्ट, उसको बोलते हैं पॉलिसी बनाना। हम लोग जो पहले से कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे, जो ओवरऑल एक आइडिया बनाते हैं, उसको बोला जाता है पॉलिसी प्लान। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशनल प्लानिंग, जो डे टू डे काम का जो डिटेल प्लानिंग होता है, गोल बना लिए हम लोग, स्ट्रैटेजी सेट कर लिए, पॉलिसी बना लिए, अब जो डिटेल प्लान बनाते हैं कि अगले 1 साल में क्या क्या करना है, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल प्लान। अब यहां बोला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। तो आपका एक बेसिक प्लान होता है जिसको आप ओवरऑल प्लान बोलते हो, एक डेरिवेटिव प्लान बोले, सेकेंडरी प्लान, फिजिकल प्लान यानी कहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा, कितना मशीन लगेगा, फिजिकली प्लानिंग करना। स्टैंडिंग प्लान मतलब जो एक बार बना लिया और लॉन्ग टर्म में काम आएगा, बार बार रिपीटेटिव मोड में वो प्लान काम आएगा, दैट इज स्टैंडिंग प्लान। फंक्शनल प्लान मतलब एक एक एक्टिविटी के बारे में प्लान करना, जैसे मैनेजमेंट, जैसे मार्केटिंग, जैसे सेल्स, जैसे फाइनेंस।
मास्टर प्लान यानी जो सारे प्लान को एक जगह समराइज करे, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मतलब पूरा डिटेल्ड प्लान, एक एक्टिविटी के भी अंदर का सब एक्टिविटी का भी प्लानिंग। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस। आप जो प्रेमाइसेस को प्लान करते हो, एजम्पशंस करते हो, क्या क्या फैक्टर को ध्यान में रखते हो? तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो इंटरनल फैक्टर में आप कंपनी का गोल एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में डिसीजन लेते हो, उनको ध्यान रख के आगे का प्लानिंग करते हो। आप अपनी पॉलिसीज को ध्यान में रख के आगे का प्लानिंग करते हो। आपके पास क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल है उनके बारे में एजम्पशंस करते हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा वो एज्यूम करते हो। आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होगा, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, वैल्यूज क्या होंगे, वो प्लानिंग उसको भी एज्यूम करते हो। इकोनॉमिकल कंडीशन कब कैसा हो सकता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी में फ्यूचर में बदलाव आएगा, एक्सटर्नल फैक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग। पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, सोशल और कल्चरल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, दुनिया में ग्लोबली क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपको ये सब बातें एज्यूम करके बिजनेस का प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आंसर और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स, और उसको इसका प्रोसेस को भी डिस्कस करने बोला। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता क्या, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बोलते हो आप लोग। कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल प्लान यानी रोड मैप। आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा उसका रोड मैप, मतलब जैसे मेरा अगर टारगेट है कि मेरे को सेल बढ़ाना है, तो सेल बढ़ाने का एक तरीका क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट या ऑफर्स देना। अब और डिटेल बाद में बनेगा, बट ये सेल बढ़ाने के लिए मेरे को ऑफर देना पड़ेगा या मेरे को एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा बहुत सारा। ये मैंने सोच लिया, ये हुआ मेरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब मैं इनका जो बहुत माइन्यूट डिटेल बनाऊंगा वो होगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए जब हम लोग एक रोड मैप बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस या स्टेप्स क्या होगा पूछ रहा है यहाँ पे। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्टिविटी के ऊपर। बट आप सबसे पहला स्टेज होगा इनिशिएशन, जहाँ पे आप स्कोप डिसाइड करते हो अपना। दूसरा होगा सिचुएशन एनालिसिस, इंटरनल और एक्सटर्नल हालात कैसे हैं बिजनेस के, क्या स्ट्रेटेजी, विजन क्या है मेरा, मिशन क्या है मेरा गोल क्या है, उसके अगला हमको ये सोचना पड़ता है। नेक्स्ट हमको सोचना पड़ता है मेरा एक्शन प्लान क्या होगा, मेरे रिसोर्स का बंटवारा कैसे करेगा। अब ये सब सोचने के बाद हम इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, और चीज़ों पे नज़र कैसे रखेगा और चीज़ों को चेक कैसे करेगा। ये सब स्टेप्स में फॉलो करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। व्हाट इन द फोरकास्टिंग, डिस्कस द नीड ऑफ फोरकास्टिंग इन प्लानिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फैक्ट्स ऑफ फ्यूचर बेस्ड। फ्यूचर में क्या हो सकता है, यही है फोरकास्टिंग। पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए और प्रेजेंट बिहेवियर को समझते हुए। तो प्रेजेंट सिचुएशन और पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब हम फ्यूचर में क्या हो सकता है ये देखते हैं, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्यों जरूरी है, आप नया बिजनेस खोल रहे हो, आपको समझना पड़ेगा पहले इस बिजनेस के मार्केट के हालात कैसे थे, अब कैसे हो सकते हैं। आपको प्लानिंग करते वक्त फोरकास्टिंग चाहिए, आपको आपस में कोऑपरेट करते वक्त फोरकास्टिंग चाहिए, या यूं कहे तो फोरकास्टिंग होगा तो आपस में कोऑपरेशन अच्छा होगा, फोरकास्टिंग होगा तो प्लानिंग अच्छा होगा, फोरकास्टिंग होगा तो नया बिजनेस सेटअप करने में इजी होगा। फोरकास्टिंग अगर प्रॉपर होगा तो आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे, चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे और सही डिसीजन ले पाओगे। तो फोरकास्टिंग इसलिए जरूरी है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आर नॉट सिनोनिमस। प्लानिंग और फोरकास्टिंग एक ही चीज़ नहीं है, क्योंकि प्लानिंग का मतलब ये फ्यूचर के बारे में सोचना और फोरकास्टिंग में मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, बट दोनों एक नहीं है। तो द आर्ग्यूमेंट दो आर इन फेवर। जो लोग बोलते हैं दोनों एक है वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, और जो लोग बोलते हैं दोनों सिनोनिमस नहीं है वो लोग क्या बोलते हैं। तो जो बोलते हैं दोनों एक है, दोनों बोलते हैं कि दोनों ही बिजनेस के लिए एसेंशियल है इसलिए एक है। बोलते हैं प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं है अगर आप फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते। प्लानिंग प्रेमाइसेस आर मर्ज इन फोरकास्टिंग। आप क्या मार्केट हो सकता है ये सब सोचना ही तो प्लानिंग है, और यही सब सोचना तो फोरकास्टिंग है। प्लानिंग में भी आप फ्यूचर कोर्स देखते हो, फोरकास्टिंग में भी आप फ्यूचर कोर्स देखते हो। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग बोथ डील विद फ्यूचर फेनोमेना। अब जो लोग अगेंस्ट बोले वो लोग क्या बोले, फोरकास्टिंग ओनली एड टू प्लानिंग। प्लानिंग बहुत डिटेल्ड होता है, जबकि फोरकास्टिंग केवल प्लानिंग में मदद कर सकता है। फोरकास्टिंग इज अ टूल ऑफ प्लानिंग, नॉट प्लानिंग।
फोरकास्टिंग प्लानिंग करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो खुद प्लानिंग नहीं हो सकता। हेनरी फेल्स ऑपाइन दैट थिंकिंग ऑफ प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आर सिनोनिम्स इन चाइल्डिश अप्रोच। जो हेनरी फेल्स बोलता है जो दोनों को एक सोचते हैं वो बच्चा वाला बात कर रहे हैं। बोलता है फोरकास्टिंग मे बी रिलायबल फॉर प्रिपेयरिंग शॉर्ट रेंज प्लानिंग। फोरकास्टिंग आपको मदद कर सकता है शॉर्ट टर्म प्लान बनाने में, लेकिन फोरकास्टिंग कभी भी आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाने में मदद नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए आपको और डिटेल चाहिए, आप एज्यूम करके चीजें नहीं बना सकते। फोरकास्टिंग में भी रिगार्ड एज ए स्टार्टर। फोरकास्टिंग एक शुरुआत है, बल्कि प्लानिंग एक कंप्लीट थिंग है। तो यही आप डिफरेंस में लिख के आओगे। नेक्स्ट बोला है स्टेट प्लानिंग प्रोसेस। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हम अपना पहले ऑब्जेक्टिव, हम पहले ये देखेंगे किस चीज़ में अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। हम स्टेक होल्डर से पूछेंगे हमको और क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम बिजनेस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इनको एनालाइज करेंगे और अपना प्रायोरिटी सेट करेंगे कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। डिस्कस द फीचर्स ऑफ अ साउंड प्लान। एक अच्छा प्लान किसको बोलेंगे? जो एकदम क्लियर हो, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, वो प्लान अच्छा प्लान है। जो एकदम स्पेसिफिक हो, वो प्लान अच्छा प्लान है। जो रियलिस्टिक और पॉसिबल हो अचीव करना, वो अच्छा प्लान है। जो टाइम बाउंड हो, जिसका एक टाइम लिमिट हो खत्म करने का, वो अच्छा प्लान है। जो प्लान फ्लेक्सिबल हो, वो अच्छा प्लान है। जो कॉम्प्रिहेंसिव हो यानी डिटेल्ड हो, वो अच्छा प्लान है। जिसमें बहुत कुछ इंक्लूड किया जा सके, वो अच्छा प्लान है। जिसमें रिस्क मैनेजमेंट पॉसिबल हो, वो अच्छा प्लान है। जो फिजिएबल हो मतलब अचीवेबल हो, वो अच्छा प्लान है। जिसमें दूसरों से कम्युनिकेट इजीली हो सके, वो अच्छा प्लान है। जो इजीली मॉनिटर किया जा सके, इवेलुएट किया जा सके, वो प्लान अच्छा है। आपका विजन और मिशन के हिसाब से जो वो प्लान अच्छा है। जो बहुत सिंपल हो, वो अच्छा प्लान होता है। और लगातार जिसमें इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो, वो अच्छा प्लान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मॉडर्न बिजनेस। आज के दुनिया में प्लानिंग क्यों जरूरी है? तो प्लानिंग आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा करता है, प्राइमरी एक्टिविटी है, पहला काम ही तो प्लानिंग है, इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग अनसर्टेनिटी को दूर करता है। प्लानिंग आपको चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। प्लानिंग आपको कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। प्लानिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन को और इफेक्टिव बनाता है, मतलब चीज़ें टाइमली खत्म होगी, विद इन द कॉस्ट कंप्लीट होगी। आपको कंट्रोल करने में मदद करती है। प्लानिंग अगर प्रॉपर होगा, आप चीज़ों को इजीली कंट्रोल कर पाओगे। प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। प्लानिंग आपको रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज करने में हेल्प करती है। और प्लानिंग आपके कॉस्ट को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या प्रिंसिपल होने चाहिए? प्लानिंग ऑलवेज गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। प्लानिंग ऑलवेज प्राइमेसी होना चाहिए, मतलब सबसे पहला स्टेज होना चाहिए। प्लानिंग ऑलवेज फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्लानिंग ऑलवेज एफिशिएंट होना चाहिए। प्लानिंग में सब लोग पार्टिसिपेट कर सके ऐसा होना चाहिए। प्लानिंग लगातार चलनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। प्लानिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। प्लानिंग टाइमलीनेस होनी चाहिए। प्लानिंग सबसे डिस्कस होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। और प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको इजीली इवैल्यूएट किया जा सके। तो प्लानिंग के ये सब प्रिंसिपल्स होने चाहिए। व्हाट आर द यूनिवर्सल स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस? ये स्टेप्स तो हमने पहला ऑब्जेक्टिव वाले आंसर में पढ़ा ही था। सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है, फिर आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट स्कैन करना है, फिर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, फिर आपको एक्शन प्लानिंग करनी है। अब रिसोर्स का बंटवारा कीजिए, चीज़ों को अरेंज कीजिए और आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए। अब जो भी आपने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर नज़र रखिए, उसको कंट्रोल कीजिए, फीडबैक लीजिए और उसको इवेलुएट कीजिए। टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए, कुछ चेंज करना है तो चेंज कीजिए, सबके साथ कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट में उसको लिख के रखिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस? तो मैंने कहा था एक्सटर्नल प्लानिंग प्रेमाइसेस माने जो बाहर से बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। इंटरनल मतलब जो अंदर से इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ ऐसे प्रेमाइसेस होते हैं, यानी कुछ ऐसे एजम्पशंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में है तो कंट्रोलेबल, जो कंट्रोल में नहीं है तो अनकंट्रोलेबल। प्लानिंग प्रेमाइसेस टेंजिबल हो सकता है, फिजिकल मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इनके बारे में सोचना। इनटेंजिबल भी हो सकता है। कुछ एज्यूम्ड प्रेमाइसेस होते हैं, मतलब आप एग्जैक्ट उनके बारे में श्योर नहीं हो, जैसे इंफॉर्मेशंस के बारे में। प्लानिंग प्रेमाइसेस डायनामिक होते हैं, मतलब अचानक भी हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। और स्टैटिक्स भी होते हैं, मतलब जो फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। डिस्कस द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। एक अच्छा प्लानिंग में क्या क्या रुकावट आ सकते हैं।
अगर आपका प्लानिंग कई बार क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो प्लानिंग फेल हो जाती है। इस आंसर का बेसिक आइडिया यही है प्लानिंग फेल क्यों होती है। अगर आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपका प्लानिंग फेल हो सकता है। इंफॉर्मेशन अगर इनएडिक्वेट है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। आप इजीली अगर चेंज को रोक रहे हो, बार बार चीज़ों को चेंज नहीं करने दे रहे हो तो प्लानिंग फेल हो जाएगी। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं है, जब वो अचानक आते हैं तो प्लान फेल हो जाते हैं। आपके पास रिसोर्सेज का कमी है, पैसा नहीं है, मैन पावर नहीं है, आपका बातचीत प्रॉपर नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन, आप अपने एम्प्लॉय से ठीक से बात ही नहीं करते हो, प्लानिंग फेल हो जाएगी। शॉर्ट टर्म ज़्यादा फोकस है, लॉन्ग टर्म फोकस नहीं है, प्लानिंग फेल हो जाएगा। रेड टेपिज्म, सारा काम चापलूस लोग देखते हैं। लैक ऑफ इंक्लूसिविटी, आप बहुत चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में केवल सोच रहे हो। पास्ट प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सिर्फ जो पहले हुआ वही ध्यान में दे रहे हो, कुछ नया नहीं करना चाह रहे। क्वांटिटेटिव ज़्यादा, डेटा नंबर्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, क्वालिटी पे नहीं फोकस है तो प्लानिंग फेल हो जाएगा। आप चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते हो या फीडबैक नहीं लेते हो या फीडबैक नहीं देते हो तो भी प्लानिंग फेल हो जाएगा। What are the measures to be adopted by an organization for making planning effective? ये पहले ही पढ़ चुके हैं, वही आंसर है। एक अच्छे प्लानिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। यही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से आगे मिलेगा।